नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मीना आप सभी का लीसो ऐप पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये जो अपना नेशनल जीके वाला बैच चल रहा है, नेशनल जीके का जो बैच है जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी मैं आपको करवा रहा हूं, डिटेल बायोलॉजी। इसमें ये 16th लेक्चर है, 16वां लेक्चर है। और 16वें लेक्चर में 16th लेक्चर में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, एक और सिस्टम हमारी बॉडी का जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बारे में इस वीडियो में, इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम को पूरे को कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। थोड़ा बड़ा बन सकता है वीडियो, 1 घंटे से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन पूरे को कंप्लीट इसमें करेंगे। तो ढंग से इसको समझना, पूरा नर्वस सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी आप वनडे एग्जाम देते हैं उसमें जितना भी नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं सारे आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को खराब ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, देखो अपना टॉपिक कौन सा है, हाँ कौन सा लेक्चर है, ये लेक्चर 16 है और टॉपिक अपन पढ़ने वाला है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो देखो नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। और नर्वस सिस्टम होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, नर्वस सिस्टम मतलब रिलेटेड टू योर ब्रेन, रिलेटेड टू नर्व्स इन योर बॉडी। ठीक है, ब्रेन यहाँ पे है, नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में होती है अलग अलग जगह। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो एक सिस्टम है उसको कहता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम अगर फंक्शनिंग के आधार पे आप बात करें, बॉडी की कंट्रोलिंग के हिसाब से आप बात करें, तो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नर्वस सिस्टम ही सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। ब्रेन ही आपके सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्ट, किडनी, लीवर, जितने भी जो भी सिस्टम्स हैं दूसरे, सारे सिस्टम्स को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर ही बात? तो नर्वस सिस्टम क्या होता है ये आप समझ गए। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो एक तरीके से पूरी बॉडी को गवर्न कर रहा है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्लियर ही बात? नर्वस सिस्टम बना किससे हुआ है? नर्वस सिस्टम ऑर्गन है, इसमें अलग अलग ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन किससे बने होते हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना होता है? सेल से। तो ये सेल से बना हुआ है, ये सेल का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होके ऑर्गन और सिस्टम बन गया है। ठीक है, तो सेल से बना हुआ है। कौन से सेल से बना हुआ है? ये एक स्पेशल टाइप के सेल से बना हुआ है, और उन स्पेशल टाइप का वो जो सेल है उसे अपन कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन कह लो या नर्व सेल कह लो, एक ही बात है। ठीक है, न्यूरॉन या नर्व सेल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो, अच्छा इसको मैं लिख देता हूं, नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखो, द सिस्टम विच कंट्रोल all important parts of our body is called nervous सिस्टम। ठीक है, देखो बेसिकली मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स ने सारे ही पार्ट्स को कंट्रोल करा है। जो भी है आपकी बॉडी में, जो भी एक सेल की भी फंक्शनिंग है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल ब्रेन का है। ठीक है, कहीं ना कहीं कंट्रोल ब्रेन का या न्यूरॉन्स का या आपके स्पाइनल कॉर्ड का, इनका है। ठीक है, तो बॉडी में जो भी गतिविधियां हो रही है, बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नर्वस सिस्टम का हाथ रहता है। ठीक है, क्लियर ही बात? तो नर्वस सिस्टम क्या है? द सिस्टम विच कंट्रोल ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? न्यूरॉन्स से। ठीक है, न्यूरॉन्स या नर्व सेल। तो ये न्यूरॉन्स, नर्व सेल क्या होते हैं? इट इज द फंक्शनल यूनिट, इट इज द फंक्शनल यूनिट
यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। फंक्शनल यूनिट यानी कि क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, ठीक है। ये क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट है ये किसकी? अरे बताओ, नर्वस सिस्टम की, ठीक है। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता ही होगा वैसे तो, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है, ऐसे सा कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है। ये बड़ा खूबसूरत सा इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है। सेंटर में क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, इसके बीच में इस तरीके से मोटी सी फाइबर रहती है, एक मोटी सी फाइबर इस तरीके से यहाँ पे बीच में होती है, ठीक है। ये यहां से इस तरीके से आ रही होती है, ठीक है। क्लियर ही बात? अब देखो, ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, इसको अपन कहते हैं सेल बॉडी, ठीक है। क्लियर ही बात? ये हैं आपके, ये हैं आपके सेल बॉडी और बेसल बॉडी भी इसको कहते हैं, सेल बॉडी और बेसल बॉडी, ठीक है। इसके बाद आपके ये वाला पार्ट होता है एक्सॉन, ठीक है। ये होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा रहता है। ये एक्सॉन रहता है और ये जो शीट है, ये जो शीट है, इस शीट को अपन कहते हैं माइलिन शीट, माइलिन शीट, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट यार, याद करने दो मुझे, ठीक है। देखो, सेल बॉडी वेसल बॉडी हो गया ये, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस मतलब केंद्र, ठीक है। डेंड्राइट होता है, ये एक्सॉन होता है, नर्व एंडिंग, सही है, ठीक है। हाँ, तो ये फिगर किसका बनाया मैंने? ये फिगर बनाया मैंने न्यूरॉन का, ठीक है। न्यूरॉन का फिगर बताया मैंने आपको। ये फिगर किसका बनाया? न्यूरॉन, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की संरचना, ऐसे भी लिख सकता हूं, न्यूरॉन की संरचना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। क्लियर है बात? ये इस तरीके से रहता है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना इसे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन है तो उसके पीछे दूसरा न्यूरॉन है, ये मतलब ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। ये एक न्यूरॉन है, इसके पीछे दूसरा न्यूरॉन है, इसके पीछे फिर तीसरा न्यूरॉन है, ऐसे मतलब पूरा ये एक एक तार की तरह, एक फाइबर की तरह ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इसके अंदर से इम्पल्सेस यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट जो ब्रेन से मैसेजेस जाते हैं वो इसके अंदर से ट्रांसफर होते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। ये पूरी बॉडी में इस तरीके से फैले हुए हैं, एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं ये। और ब्रेन से कोई भी मैसेज ऑर्गन पे जाना होता है या ऑर्गन से कोई भी मैसेज वापस ब्रेन में आना होता है तो वो इसकी मदद से ही जाता और आता है। समझ गए ये चीज़? ठीक है। अब देखो
हाँ क्लियर है ये चीज तो, ठीक है। हाँ अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि नर्वस सिस्टम जो होता है ना, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम तीन टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम तीन टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप है? सबसे पहला है सीएनएस, दूसरा है पीएनएस, तीसरा है एएनएस। ठीक है, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एएनएस यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सीएनएस जो रहता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय, हिंदी भी लिखना जरूरी ना, हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट रहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको हिंदी में कहते हैं पराधीय, परधीय या पराधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तीसरा जो टाइप है वो है स्वाधीय तंत्रिका तंत्र। तीन टाइप होते हैं बच्चों, तीन टाइप होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, ठीक है। क्लियर है चीज? अब देखो सीएनएस जो होता है, सीएनएस, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्रेन। कहाँ बनाऊं मैं? यही बना दूं क्या? ठीक है, ये ब्रेन है और ब्रेन से एक मोटी नस निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हाँ, ब्रेन होता है और ब्रेन से एक मोटी नस निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड। एक काम करो, यहाँ लिखूंगा मैं तो यहाँ बनाऊंगा मैं, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर इसे मिटाता हूँ मैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझाऊंगा क्यों कुछ, ठीक है। तो देखो देखो इधर देखो, देखो है क्या, देखो ये ब्रेन है आपका। वैसे ब्रेन अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मान लें कि ये ब्रेन है। ये क्या है? आपका ब्रेन है। ब्रेन से एक मोटी नस निकलती है जिसको अपन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये है आपका ब्रेन और ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्लियर ही बात? देखो होता क्या है, ये ब्रेन है, ब्रेन ये नहीं है, ये तो स्कल है, ये हड्डी है जिसके अंदर ये पूरा एक कवच है जिसके अंदर आपका ब्रेन है, ठीक है। वैसे ही आपकी ब्रेन से रीढ़ की हड्डी निकल रही है, यहाँ से रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है नीचे तक। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। एक मोटी नस रहती है रीढ़ की हड्डी के अंदर जिसको क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम हड्डियों की बात नहीं कर रहे हैं, हड्डियों वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हड्डियों के अंदर जो चीज़ है, यानी कि इसके अंदर ब्रेन है और रीढ़ की हड्डी के अंदर एक मोटी नस है, स्पाइनल कॉर्ड, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर ही बात? तो यहाँ पे जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सीएनएस, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सीएनएस। यानी कि सीएनएस में क्या आता है? सीएनएस में आता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड,
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है सीएनएस में, ठीक है। सीएनएस कुछ भी नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक साथ अगर बोलोगे इसे तो स्पाइनल, इसको क्या बोलोगे आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलोगे, ठीक है। क्लियर ही बात। कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो रहता है, ब्रेन, इसका वेट कितना रहता है, ब्रेन का जो वेट होता है, ठीक है, एक एडल्ट मेल में, यानी कि एडल्ट मेल वयस्क नर में इसका वजन लगभग 1400 ग्राम रहता है, ठीक है। और एक एडल्ट फीमेल में, एडल्ट फीमेल वयस्क महिला में इसका वजन लगभग 1300 ग्राम रहता है। तो 100 ग्राम कम होता है इनमें वजन। इंटेलिजेंस ज़्यादा भी हो सकती है, ये मत कहना कि वजन कम है तो लड़कियों में दिमाग कम होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वजन का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लियर ही बात। इंटेलिजेंस ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वजन तो कम है। क्लियर ही बात। अच्छा, इसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एक नस होती है मोटी, और इसका वजन लगभग 10 से 15 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, आप और गूगल पे देख सकते हैं कितना इसका वजन होता है, ठीक है। ये जो दो चीज़ें हैं ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है, ठीक है। क्लियर ये बात, ठीक है। अब इससे बहुत सारी नसें निकल रही हैं, इस ब्रेन से बहुत सारी नसें ऐसे निकल रही होती हैं, ब्रेन से बहुत सारी नसें अंदर होती हैं ब्रेन के, और स्पाइनल कॉर्ड में भी ऐसे बहुत सारी नसें इससे बाहर निकल रही होती हैं, ठीक है। क्लियर ही बात। ब्रेन से टोटल कितनी नसें निकलती हैं बाहर, 31, 12 पेयर ऑफ, नहीं 12 पेयर, ठीक है। तो ब्रेन से टोटल कितने नसें निकलती हैं, 12 पेयर ऑफ नर्व्स, ठीक है। 12 जोड़े नसों का निकल रहा है ब्रेन से, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर निकल रहा है, 31 पेयर ऑफ नर्व्स, ठीक है। 31 पेयर कहां से निकल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो 12 पेयर तो निकल रहा है कहां से, ब्रेन से, नसों के जोड़े, ठीक है, और 31 पेयर निकल रहे हैं कहां से, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। क्लियर ही बात। अब ये जो नसें हैं, ठीक है, ये आगे जाके और फाइन हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं, किसी ऑर्गन पे जाती है ना तो और पतली हो जाती हैं, बारीक हो जाती हैं, ठीक है। क्लियर ही बात। हाँ, तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बस, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब होता है, पेरिफेरी मतलब आउटसाइड, जो बाहर की नसें हैं वो जो अपना सिस्टम बना रही हैं उसको अपन कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही वैसे एएनएस आता है, लेकिन यहाँ मैंने अलग से बता दिया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये वो नर्वस सिस्टम है जो ऑर्गन पे जाके बनता है। क्या, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम किस पे जाके बनता है, ऑर्गन पे, ठीक है। और ऑटोनॉमस क्यों बोला है इसको, ऑटोनॉमस इसलिए बोला है क्योंकि खुद डिसीजन, खुद मतलब छोटे मोटे फैसले ले पा रहा है, ठीक है। क्लियर है बात। देखो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में भी दो टाइप का सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको एक्साइट करें, मतलब एक्साइटमेंट वाले या मतलब कोई एक्टिविटी को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए या जो एक्साइटमेंट है, वो जो चीज़ें, वो एक्शन जो होता है, मतलब एक्साइटमेंट वाले या जो एनर्जी वाले एक्शन आप करते हैं, ठीक है, वो किसके वजह से करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपको रिलैक्स करने का काम करता है। रिलैक्स जो आपकी बॉडी होती है सोते वक्त या खाना पच रहा है आपकी बॉडी में, जो भी रिलैक्सिंग वाले धीरे से धीरे आराम से काम हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। ये इसमें आते हैं दोनों, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहले सिंपैथेटिक फिर पैरासिम्पैथेटिक, ऐसे याद रखना, ठीक है। क्लियर है बात। इतना क्या डिटेल में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, आपको बस इतना ही बेसिक याद रखना है, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये तीनों समझ पाए आप, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस क्या होता है। अगर नहीं समझ पाए तो इसे दोबारा देखना है, इस वीडियो को दोबारा देखो और इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्लियर है बात। अब ब्रेन के बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताता हूँ। ब्रेन जो है, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उसमें सबसे बेस्ट ब्रेन जो है वो किसका है,
ह्यूमन का, ठीक है। हमारा ब्रेन सबसे बेस्ट है। क्यों है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसका जो थिंकिंग पावर है, ठीक है, और कॉन्शियसनेस जो है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सारे जीव जंतु कॉन्शियस होते हैं एनवायरनमेंट के प्रति, लेकिन हम सेल्फ कॉन्शियस भी हैं, हम अपने फैसले भी ले पाते हैं, खुद के डिसीजन ले पाते हैं हम। तो इसलिए हम जो हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, और किसके वजह से होते हैं? ब्रेन की वजह से, ठीक है। क्लियर ये बात? ब्रेन जो हमारा होता है, क्या सभी ऑर्गेनिज्म में ब्रेन पाया जाता है? हाँ, लगभग सभी ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग होंगे उनमें ब्रेन पाया जाए, नहीं ऐसा तो नहीं है। सिंगल सेलुलर कोई होगा, अमीबा, बैक्टीरिया, उसमें क्या ही ब्रेन होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी मल्टी सेलुलर होगा, थोड़ा भी बड़ा होगा, तो उसमें ब्रेन होते हैं एनिमल्स में। प्लांट्स में तो ब्रेन नहीं होते, ठीक है। एनिमल्स में भी सब में ब्रेन हो ये ज़रूरी नहीं है, बड़े एनिमल्स में भी सब में ब्रेन हो ये ज़रूरी नहीं है। एक ऐसा एनिमल होता है जिसमें ब्रेन नहीं होता, ठीक है, और उसका नाम है स्टारफिश। स्टारफिश में ब्रेन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये न्यूरॉन और ऐसे मतलब छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से वो अपने जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं वो लेता है बस, ठीक है। खाना कैसे खाना है, रिप्रोडक्शन कैसे करना है, ये सब फैसले जो है वो उसी की मदद से वो लेता है। उसमें ब्रेन नहीं होता है, वेल डेवलप्ड ब्रेन उसमें नहीं होता है, ठीक है। क्लियर ये बात? नहीं, स्टारफिश ने, सॉरी, जेलीफिश था। जेलीफिश में ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। स्टारफिश नहीं है, जेलीफिश है, ठीक है। क्लियर ये बात? अब ब्रेन के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं कि ब्रेन जो है हमारा, उसमें ब्लड नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर चोट लगती है तो खून तो निकलता है, तो खून जो निकलता है वो यहाँ बाहर जो स्किन है आपकी या जो पार्ट है उसमें से निकलता है, ठीक है। अंदर जो है आपका मेन जो ब्रेन है उसके अंदर ब्लड नहीं होता है, तो उसके अंदर फिर ऑक्सीजन ग्लूकोज की सप्लाई कैसे होती है? क्या ब्रेन को ऑक्सीजन ग्लूकोज नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और बल्कि ब्रेन को तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। 20% ग्लूकोज और ऑक्सीजन की खपत अकेला ब्रेन करता है। इसलिए आप कैसा खाना खाते हैं इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके दिमाग पे पड़ेगा। आप खुली हवा में, शुद्ध हवा में रहें, अच्छी ऑक्सीजन आपको मिलेगी तो आपका ब्रेन सही से काम करेगा, ठीक है। तो ब्रेन जो रहता है उसको ऑक्सीजन ग्लूकोज चाहिए, लेकिन सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई, क्योंकि ब्लड तो है नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा अलग अलग सेल्स में, ब्रेन के सेल्स में? ट्रांसपोर्टेशन होता है एक लिक्विड से। ब्रेन के अंदर एक वाइट कलर का लिक्विड होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मैं लिख देता हूं, ठीक है। उसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है इंपॉर्टेंट चीज़ों का। ब्रेन में ब्लड नहीं होता तो इसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है इंपॉर्टेंट चीज़ों का। समझ पाए आप इस बात को? अरे बताओ, ठीक है। और बातें बताता हूँ मैं ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन के बारे में एक चीज़ ये भी है कि आप मैक्सिमम फोकस जो है वो 45 मिनट तक ही कर सकते हैं किसी चीज़ पे, ठीक है। स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा कि 40 मिनट्स के पीरियड्स लगाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता था? 40 मिनट के पीरियड क्यों होते थे? उसका एक लॉजिक था, क्योंकि 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे, इससे ज़्यादा आप फोकस नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ पे, ठीक है। मतलब जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आप अपने दिमाग में कोई भी चीज़ ना रखें और इस लेक्चर को अच्छे से देखें अगर शुरू से, और पूरा ढंग से फोकस करें इसी पे, तो 100% जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब कुछ आपके दिमाग में जाएगा। लेकिन कब तक? 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद आप कितना ही फोकस करने की कोशिश करें, आपके दिमाग में पूरा डाटा नहीं जाएगा, ठीक है। आपका दिमाग जो है स्किप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो है कंसंट्रेशन थोड़ा सा भंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं रहती है। हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से उसको मेज़र किया गया है या बनाया गया है कि वो फोकस इतना ही टाइम कर सकता है। इसलिए बेस्ट वे जो होता है पढ़ने का वो ये होता है कि आप 1 घंटा पढ़ें, फिर 5 मिनट ब्रेक लें, फिर पढ़ें, फिर 5 मिनट ब्रेक लें। दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी, ठीक है। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो 5 घंटे का ब्रेक बन जाता है, फिर दोबारा बैठते ही नहीं हम, ठीक है। तो ये समस्या है। लेकिन मैक्सिमम इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। क्लियर ही बात? अच्छा, और क्या चीज़ें हैं ब्रेन के बारे में? हाँ, ब्रेन के 2 लोब रहते हैं। वैसे तो इंटरनल कई लोब रहते हैं, लेकिन ब्रेन के मेनली 2 लोब रहते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब संभालता है लेफ्ट हिस्से को और लेफ्ट लोब संभालता है राइट हिस्से को, ठीक है। तो अगर यहाँ चोट लग जाएगी तो ये हिस्सा काम नहीं करेगा, यहाँ चोट लग जाएगी तो ये हिस्सा काम नहीं करेगा, और यहाँ चोट लग जाएगी तो सारे हिस्से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी करते हैं, इस तरीके से ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। क्लियर ये बात? हाँ।
चलिए, तो ये चीज़ें समझ गए होंगे आप। अब मैं एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर इसको मिटाता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर इसको मैं मिटाता हूँ। मिटा दूँ इसे, चलिए। तो हाँ, अब ब्रेन का स्ट्रक्चर अपन को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो क्या है, ब्रेन के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप बनाइए, उसके बाद इसके एक एक पार्ट को अपन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। क्लियर ये बात? तो देखिए, कैसा हो गया ये काला काला सा गंदा सा? इसको सीधा करूं क्या मैं थोड़ा? अरे ये काला काला पता नहीं क्या होता जा रहा है। ठीक है। गर्दन पतली बन गई क्या इसकी? सही है अब। ठीक है।
मेल है, मान लो ये क्या है, मेल है, ठीक है। तो ये जो फ्रंटल पार्ट होता है, ये फ्रंटल पार्ट, इसको अपन क्या कहते हैं, सेरिब्रम, ठीक है। ये जो पार्ट होता है बैक साइड में, इसको अपन क्या कहते हैं, सेरिबैलम, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको अपन कहते हैं थैलेमस, क्या कहते हैं इसको, थैलेमस। इस पार्ट को अपन कहते हैं हाइपोथैलेमस, हिंदी में भी लिखूंगा, अभी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को अपन कहते हैं पॉन्स, इस पार्ट को अपन कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये पार्ट है एटलस, जो कि फर्स्ट वर्टिब्रा होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसे अपन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये पूरा क्या बनाया मैंने, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो इसको अपन हिंदी में भी लिखेंगे, अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, ठीक है। देखो सबसे पहले सेरिब्रम जो है इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क, क्या कहते हैं इसको, प्रमस्तिष्क, ठीक है। थैलेमस को थैलेमस ही बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस कहा जाता है, ठीक है। सेरिब्रम यानी कि पश्च मस्तिष्क, क्या कहते हैं इसको, पश्च मस्तिष्क। पॉन्स, एटलस, फर्स्ट वर्टिब्रा यानी कि प्रथम कशेरुकी, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु या मेरुदंड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। तो भैया ये इस तरीके से मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, ठीक है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स मैंने बना दिए। देखो वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ब्रेन, ठीक है, बहुत डिटेल में न्यूरोसर्जन जो रहते हैं ना वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट मैंने बनाए, सेरिब्रम फर्स्ट पार्ट, सेरिबेलम सेकंड पार्ट, थैलेमस थर्ड पार्ट, हाइपोथैलेमस फोर्थ पार्ट, देन मेडुला ऑब्लोंगेटा फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पॉन्स, सेवंथ इज एटलस, ठीक है। तो देखो वैसे तो ब्रेन के कई सारे पार्ट्स हैं, लेकिन डिटेल में अपन को यही पढ़ने हैं, ठीक है। डिटेल में अपन को क्या करना है, यही पढ़ना है। थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाना चाहूंगा मैं, अच्छा ठीक है, मजा आया था कि आपको पढ़ने में।
ब्रेन जो है बड़ी भैया इतना आसान नहीं है, ब्रेन ब्रेन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है अपना, ठीक है। ठीक है, ऐसे रहता है ये कुछ, ठीक है। तो ये 7 पार्ट अपन को डिटेल में पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। एक एक करके 7 पार्ट क्या करना है अपन को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। क्लियर ये बात? तो शुरू करें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। पहला पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है, जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, प्रमस्तिष्क, ठीक है। हाँ, सेरिब्रम क्या करता है सबसे पहले सुने। सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम एक तो ये देखो यहां बताया मैंने इतना सही है, लेकिन एक्चुअल में एक ये पूरा पार्ट है ना, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सेरिब्रम, ये पूरा सेरिब्रम है आपका, ठीक है। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है आपके ब्रेन का, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट आपके ब्रेन का अगर कोई आपसे पूछे तो क्या होता है? सेरिब्रम होता है, पहली बात। दूसरी बात, सेरिब्रम जो होता है सारे वॉलेंट्री एक्शंस, मतलब जो भी आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं या मैं हाथ हिला रहा हूं, जो भी मैं अपनी इच्छा से कर पा रहा हूं, वो सारे वर्क को, वो सारे एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, ठीक है। एक तरीके से आपका कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड ये, फिर अंदर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। रैम और रोम रहता है ना, रैम टेम्परेरी स्टोरेज रहती है कंप्यूटर की, फिर रोम रहता है परमानेंट स्टोरेज। तो ये रैम है, यहाँ पे चीजें आती हैं, कुछ चीजें याद रहती हैं आपको, कुछ आप भूल जाते हो, ठीक है। तो वो सब ये करता है। लगभग एक दिन में हम 60,000 विचार सोचते हैं, ऐसा कहा जाता है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि इन वन डे वी नियरली थिंक 60,000 थॉट्स, 60,000 थॉट्स कम इन आवर माइंड। एक दिन में लगभग 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है। लेकिन ये 60,000 विचार क्या हमें याद रहते हैं? नहीं, क्योंकि ये सारे यहाँ पे आते हैं सेरिब्रम में, कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है, टेम्परेरी मेमोरी है आपकी, ये इसको आप टेम्परेरी मेमोरी भी बोल सकते हैं सेरिब्रम को, ठीक है। ये किसमें काम में आता है? कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें सेरिब्रम का यूज़ होता है, इसलिए आप ज़्यादा पढ़ने लग जाओगे, ज़्यादा पढ़ लोगे किसी दिन, तो यहाँ दर्द होने लग जाता है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ तो नहीं दर्द होता किसी को, यहाँ दर्द हो रहा है तो कोई और समस्या है भैया, डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। हाँ, यहाँ दर्द होगा, जनरली ज़्यादा पढ़ लोगे तो कहाँ, यहाँ दर्द होगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा आपने सेरिब्रम का यूज़ कर लिया है तो दर्द होने लग जाता है, उसको भी रेस्ट चाहिए ना, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या करता है? सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, और सेरिब्रम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज है मेमोरी का, ठीक है। क्लियर ही बात? समझ में आ गई ये चीज़ें? यही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको लिखिए साथ साथ आप, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, सेरिब्रम जो है इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज़ द biggest part of brain, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इट कंट्रोल, इट कंट्रोल ऑल वॉलेंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
नियंत्रित करता है, ठीक है, क्लियर ये बात। और क्या करता है ये, अरे और करता क्या करता है, इट इज टेम्पररी स्टोरेज, इट इज टेम्पररी मेमोरी ऑफ आर बॉडी। बॉडी की मेमोरी तो होती नहीं है, ब्रेन की मेमोरी होती है, ठीक है, ऑफ आवर ब्रेन, ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। यह हमारे मस्तिष्क की अस्थायी याददाश्त को संजो कर रखता है। टेम्परेरी मेमोरी जो रहेगी आपके ब्रेन की, वो ये कंट्रोल करेगा। आज मान लीजिए आज आप कोचिंग से घर जा रहे थे, तो बीच में आप क्या क्या सोच रहे थे, कई सारी चीजें आप सोच रहे थे, ठीक है। अब वो उस वक्त आपको याद थी, 4 दिन बाद आपसे पूछो कि सारी चीजें बताओ, चलो आप कोचिंग से घर जाते वक्त उस दिन क्या क्या सोच रहे थे, तो आपको याद रहेगा नहीं, क्योंकि वो भूल जाओगे आप। वो सब कहाँ स्टोरेज रहता है, इसमें सेरेब्रम में, ठीक है। तो ये टेम्परेरी स्टोरेज है। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेकंड इट कंट्रोल ऑल वॉलंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी, थर्ड इट इज टेम्परेरी मेमोरी ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है, क्लियर ये बात। चलिए इसके बाद अगला पार्ट अपना कौन सा है, अगला पार्ट बताओ। अगला पार्ट है अपना ये, कहाँ गया, सेरिबेलम। सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क, छोटा दिमाग भी कहते हैं इसे। नाना पाटेकर ने फिल्म में, अपनी फिल्म में इसका जिक्र किया था, ठीक है। तो ये होता है छोटा दिमाग, सेरिबेलम, 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 ठीक है। हाँ तो देखो, रुको एक मिनट, सेरिबेलम, हाँ तो सेरिबेलम को हिंदी में क्या कहते हैं, पहले तो ये लिखो, इसको कहते हैं अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क। देखो पश्च मस्तिष्क वैसे पूरा ही पार्ट है, तो अगर एग्जैक्ट आप पूछेंगे इस पार्ट को, सेरिब्रम को क्या कह रहे हो, तो अनुमस्तिष्क। कंफ्यूज मत होना, देखो फिर बताता हूं। ये पीछे वाला जो ब्रेन होता है ना, ये सारा, इसको मोटे तौर पे पश्च मस्तिष्क बोल देते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट आप सेरिब्रम बोलें कि सेरिब्रम का नाम बताओ हिंदी में, तो अनुमस्तिष्क है, ठीक है, क्लियर ही बात। सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम 2 इंपॉर्टेंट काम करता है। सबसे पहली चीज, सेरिब्रम जो है हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। हम चल फिर पा रहे हैं तो किसके वजह से चल फिर पा रहे हैं हम, सेरिब्रम की वजह से, ठीक है, क्लियर ही बात। इसके अलावा हमारी बॉडी की बैलेंसिंग भी यही करता है। हमारी बॉडी की बैलेंसिंग कौन करता है, ये। जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ हिलते हैं ऐसे आगे पीछे, अरे हिलते हैं नहीं हिलते हैं, ऐसे हिलते हैं ना हाथ आगे पीछे। कैसी बातें करते हो, ऐसे कब से हिलने लगे हाथ, ऐसे ऐसे हिलते हैं किसी के हाथ, कोई चल रहा है ऐसे ऐसे चलेगा, कोई ऐसे ऐसे, ठीक है, नहीं, कोई चल रहा है तो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ तो हमारे हाथ जो है ऐसे ऐसे हिलेंगे आगे पीछे, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, अगर आप ऐसे हाथों को सीधा कर लें और आप ऐसे चलें तो क्या आप चल पाएंगे, बिल्कुल चल पाएंगे, मैं चल पा रहा हूं अभी, ठीक है, लेकिन इससे आपकी गिरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपकी गिरने की संभावना क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो जब हम चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ हिलते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है, ठीक है। ये काम कौन संभालता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम पहले भी था, ठीक है। हम में पूंछ हुआ करती थी पहले, पूंछ, ठीक है। तो पूंछ क्या करती थी, हमारी बॉडी को बैलेंस करती थी। पूंछ क्या करती थी, हमारी बॉडी को बैलेंस करती थी, ठीक है।
तो पूंछ तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो पूंछ चले गई, तो अब हमारी बॉडी को बैलेंस कौन करता है? सेरिब्रम। हाथों के थ्रू बैलेंस होता है, ये आगे पीछे से हाथ मूव होते हैं उससे, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। ठीक है, क्लियर ही बात। तो इसमें क्या याद रखना है? एक तो ये सबसे छोटा पार्ट है ब्रेन का, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज सेरिबेलम। सेकंड चीज क्या याद रखनी है आपको? सेकंड चीज ये याद रखनी है कि ये हमारी बॉडी की बैलेंसिंग को संभालता है। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये बॉडी की मूवमेंट में मदद करता है, ये बॉडी की मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, क्लियर ही बात। तो इसको लिख देता हूं अब मैं। देखो, अब यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और मैं हिंदी में बोलूंगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मैं डिक्टेट करूंगा तो उसको लिख लेना। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, सबसे पहली चीज क्या करता है ये बताओ। हाँ, सबसे पहली चीज तो भैया ये याद रखो कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट, ये मूवमेंट में मदद करता है। इसके अलावा तीसरी और आखिरी चीज आपको क्या याद रखनी है, इट ऑल्सो बैलेंस आवर बॉडी, इट ऑल्सो बैलेंस आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो बैलेंस में रहती है वो किसकी वजह से रहती है? सेरिबेलम की वजह से। सबसे छोटा पार्ट है ब्रेन का और ये मूवमेंट में हेल्प करता है। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है। दूसरी बात, इट हेल्प्स इन मूवमेंट, यह मूवमेंट में यानी कि गति करने में मदद करता है। तीसरी बात, इट ऑल्सो बैलेंस आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, ये हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, क्लियर ही बात। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। पानी पीता हूं मैं, रुको 1 मिनट। ले लिया स्क्रीनशॉट? अरे स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो अब अगले पार्ट पे आते हैं। अब अगले पार्ट पे आते हैं, इसको रब करता हूं मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए अब। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? थर्ड, थैलेमस। थर्ड पार्ट है आपका थैलेमस। ठीक है, ये थैलेमस क्या करता है देखो।
ये थैलेमस क्या करता है, किसी को आप में से पता है, बताइए। अरे ये थैलेमस क्या करता है, किसी को आप में से पता है? किसी को नहीं पता है? रुको एक मिनट, बताता हूँ मैं। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो थैलेमस जो रहता है, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हम महसूस करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हम महसूस करते हैं, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, लू, ठीक है, ये जो भी चीज़ें, जैसे अभी थोड़ा गर्मी सा ही मौसम है तो हम फैन चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, क्योंकि हम महसूस करते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है। सर्दियाँ आती हैं तो हम स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, क्योंकि हम महसूस करते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो ये हमें महसूस कौन करवाता है? ये हमें महसूस करवाता है थैलेमस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट काम है इसका कि ये हमें एनवायरनमेंट की जो चीज़ें हैं, सेंसेशंस हैं, स्टिमुलस हैं, उसको महसूस करवाता है, ठीक है। क्लियर ये बात? अब एक बात बताओ, हम जो हैं, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है। हमारे थैलेमस तो वर्क कर रहा है खैर, लेकिन थैलेमस वर्क कैसे करता है, ठीक है, चलो इसको आगे समझाऊंगा। फिलहाल इस थैलेमस में मैंने क्या बताया, थैलेमस में मैंने ये बताया कि आपके एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलस है उसको आपको महसूस करवाता है, ठीक है। क्लियर ये बात? इट make us to observe environmental stimulus, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसे? यह हमें पर्यावरण की संवेदनाओं को महसूस कराता है। महसूस कराता है, एक इंपॉर्टेंट काम करता है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्दी गर्मी ये सभी महसूस नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं वो आपको महसूस होना ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर ये बात? ठीक है। इसके बाद आपका पार्ट है कौन सा? हाइपोथैलेमस। फोर्थ पार्ट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बताएं? अरे बताएं। हाँ तो सुने, हाइपोथैलेमस कई इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो कई इंपॉर्टेंट काम आपकी बॉडी में करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है मेनली? सबसे पहली बात रुको एक मिनट। देखो 3 पार्ट अपन ने पढ़ लिया। ये थोड़ा सा जो टॉपिक है, जो ये सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, ये बड़ा है, ठीक है। तो इस थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंप्लीट करूंगा पहले, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर को पहले कंप्लीट करूंगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।